नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ट्विटर और भारत सरकार का टकराव अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। आज ट्विटर ने 1 घंटे के लिए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया। हालांकि बाद में उसे रिस्टोर किया गया। ट्विटर का कहना है कि रविशंकर प्रसाद अपने इंटरव्यू के टुकड़े डाल रहे हैं जो अमेरिका के कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है। और केंद्र की मोदी सरकार और ट्विटर के बीच जिस तरह से टकराव लगातार बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारणों को देखें तो अब तक कुछ ऐसे हालात बने हैं जो इस दूरी को बढ़ा रहे हैं। मसलन गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट के वीडियो का मामला सामने आया। इसमें ट्विटर इंडिया के प्रमुख ने पुलिस के नोटिस को चुनौती दी। 29 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट में इस बारे में सुनवाई भी हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में किसानों की रैली हिंसक हुई। 31 जनवरी 2021 को सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। 1 फरवरी 2021 को किसान आंदोलन से जुड़े कुछ ट्वीट और शेयर करने वाले कुछ अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। 2 फरवरी 2021 को ब्लॉक किए गए अकाउंट्स को फ्री कर दिया गया। और इस बीच 3 फरवरी को शिकायतें नहीं सुनने पर सरकार ने ट्विटर को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उधर ट्विटर ने भारत के कई बड़े राजनेताओं के ट्विटर अकाउंट पर भी कार्रवाई की। आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करके ट्वीट किए गए एक फोटो में कॉपीराइट का मुद्दा था, ऐसा कहा गया। साथ ही संबित पात्रा, उनके ट्विटर अकाउंट की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। ट्विटर का कहना था कि यह मैनिपुलेटेड फ्लैग किया गया। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, उनका ट्विटर अकाउंट का वेरीफाइड ब्लू टिक हटा दिया गया। इसी तरह संघ प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट का वेरीफाइड ब्लू टिक भी हटा दिया गया। ट्विटर की ऐसी तमाम कार्रवाइयों के बाद यह सवाल भी उठे कि क्या ट्विटर इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो सरकार ट्विटर को लेकर क्या रुख अपनाएगी, जबकि मोदी सरकार ने हाल ही में आईटी कानून भी इस बारे में संशोधित किए हैं। इस साल अप्रैल मई के महीने में जब कोरोना की रफ्तार सबसे तेज थी, तो क्या उस समय दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की अपनी जरूरत को 4 गुना तक बढ़ाकर बताया? सुप्रीम कोर्ट की उप समिति की रिपोर्ट में ऐसा ही दावा किया जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट है ही नहीं। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑक्सीजन ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई उप समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी भिड़ी हुई हैं। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया। देश में 7 मई के समय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में दावा किया गया है कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच, जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब दिल्ली सरकार ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को असल जरूरत से 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर बताया। दिल्ली में ऑक्सीजन की औसत खपत 284 से 372 मैट्रिक टन रोजाना के बीच रही, जबकि दिल्ली सरकार 1140 मैट्रिक टन रोजाना तक जरूरत होने का दावा कर रही थी। रिपोर्ट दावा करती है कि अगर दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती तो देश के 12 राज्यों में संकट पैदा हो सकता था। सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें। हालांकि दिल्ली सरकार ऐसी किसी रिपोर्ट के अस्तित्व को भी खारिज कर रही है।
रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। वैसे इस रिपोर्ट में उप समिति के 5 में से 2 सदस्यों मैक्स हेल्थ केयर के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा और दिल्ली के गृह सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने अपनी असहमति दर्ज करवाई है। इस मामले में 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अंतिम सत्य क्या है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन दिल्ली वाले अप्रैल मई की वो तस्वीरें कभी नहीं भूल सकते जिसमें जाने कितनों के घर वीरान हो गए, कितने ही लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, कितने ही लोगों को अस्पताल में बेड होते हुए भी इलाज नहीं मिल सका क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। और ऐसे लोगों की तो शायद गिनती भी नहीं हो सकती जो घर में ही ऑक्सीजन के लिए तड़पते रह गए। दिल्ली से आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने पाया कि चरम के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मात्रा को जरूरत से 4 गुना बढ़ा करके दिखाया, मांग को बढ़ा करके दिखाया, जिससे ज्यादा मामले वाले 12 राज्य प्रभावित हुए। उम्मीद है देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। और 100 करोड़ रुपए के वसूली के आरोप में शुक्रवार की सुबह ईडी की टीम ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई आवासों पर छापेमारी की। ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। एक रिपोर्ट। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित घरों पर छापेमारी की। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे। ईडी पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के इस आरोप की जांच कर रही है कि अनिल देशमुख ने सचिन वजे से 100 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए कहा था। नागपुर में जहां एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। कि बार बार महाराष्ट्र और बंगाल में ईडी और सीबीआई की जो जांच एजेंसी जाकर हमारे लोगों के बारे में जो हो रहा है, उनको जो तकलीफ दे रहे हैं, अगर कोई गलती है किसी की तो जरूर किसी ने राष्ट्र के साथ धोखा किया है, किसी ने देश के ट्रेजरी के साथ धोखा किया है, तो जरूर उस बारे में आप जांच कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है, सबको ये मालूम है। एजेंसीचा गैरवापर, एजेंसियों का दुरुपयोग करना उनकी कार्यशैली है। ये हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके सत्ता में आने के बाद देखा है। यहाँ तक कि शरद पवार को भी ईडी का नोटिस भेजा गया था, तो पहले भी ऐसा अनुभव ले चुके हैं। अनुभव आम्ही सगळ्यांनी घेतलेला आहे। सभी राष्ट्रीय एजेंसियों का राजनीतिक शस्त्र के रूप में एक राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार और विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका डटकर मुकाबला तीनों पार्टियों को मिलकर करना होगा, यही हमारी भावना। इस छापेमारी से पहले ईडी ने 25 अप्रैल को अनिल देशमुख के करीबी माने जाने वाले सागर भाटेवार के घर पर छापेमारी की थी, जो अनिल देशमुख के परिवारों की ओर से चलाए जा रहे कई कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। महाविकास आघाड़ी की ओर से लगाए गए इन आरोपों का जवाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। जो कार्रवाई हो रही है वो माननीय उच्च न्यायालय, इन्होंने जो आदेश दिया और उस आदेश के तहत उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपी है और उस जांच के तहत एजेंसियां जांच कर रही है, इसलिए इसको कोई भी राजनीतिक स्वरूप देना ये गलत बात है। गौरतलब है कि अनिल देशमुख के घर ये छापेमारी तब की जा रही है
जब दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर में बैठकों का दौर जारी है। कुछ दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने भी उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से सताए जाने का आरोप लगाया था। लगभग 10 घंटों से ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख के वर्ली स्थित इस घर पर मौजूद हैं, जहां पर खुद अनिल देशमुख भी हैं। इसके अलावा अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे को ईडी के अधिकारी अपने साथ ईडी दफ्तर ले जाए गए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अनिल देशमुख की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से, जहां बैंक के गार्ड ने मास्क न पहनने पर गोली चला दी। बैंक में आए व्यक्ति को गार्ड ने मास्क पहनकर आने के लिए कहा। वह व्यक्ति जब मास्क पहनकर वापस आए तब कुछ कहा सुनी हुई, जिस पर गार्ड ने गोली चला दी। अब गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर राजेश राठौर गोली खा के फर्श पे गिरे पड़े हैं। खबर सुन के मौके पे पहुंची उनकी पत्नी गार्ड से उलझती रही। उन्हें एक ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। जंक्शन पे गोली मारी बोला है। गार्ड ने गोली मार दी। गार्ड ने गोली मार दिया जो अभी। हाँ, क्या बात क्या हुई थी? अरे मास्क नहीं लगा, निकाल के लगा, उसने गोली मार दिया। मास्क नहीं लगाया तो गोली मार दी। तो गार्ड ने जबरदस्ती धक्का दे और गोली मार दी। बोला था कि सीने में गोली मारने को था मैं, लेकिन मैंने पैर में ही मारी। बाद में फोन भी उनका खराब कर दिया। जब हमारी लड़की ने फोन किया, कॉल लग नहीं रही थी, केवल रिसीव हो रही थी, तब हमने इनसे बात की तो उन्होंने बुलाया कि गार्ड ने हमारे गोली मार दी। मौके पे पहुंची उनकी बेटी और मां रो रो के बेहाल होती रही। तो मैं मास्क रखा था, मुझे भूल गए। जल्द ही बड़ी तादाद में पुलिस बैंक पहुंच गई, जिसने वहां मौजूद स्टाफ और चश्मदीदों से पूछताछ शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने फर्श पे बिखरे खून के नमूने फर्श तोड़ के इकट्ठा किए। पुलिस गार्ड को गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस से उसने कहा कि गोली गलती से चल गई। कस्टमर आए थे, पहले मास्क नहीं था, मास्क उनसे कहा था, दोबारा मास्क लेके आ गए, फिर गाली बदल बाहर निकलना। अच्छा, गाली लग गई मेरे ऊपर, मुझसे गलती से जो धक्का मुक्की हुई गोली। पुलिस का कहना है कि गार्ड की गोली से जख्मी राजेश राठौर बेहोश हैं। होश आने पर उनके बयान के मुताबिक मुकदमा लिखा जाएगा। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनको हिरासत में ले लिया गया है और सभी तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है, किन परिस्थितियों के तहत ये उसके द्वारा गोली चलाई गई है और इसमें विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। मास्क न लगाने पे इसके पहले भी बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। अगस्त में बलिया के एक एसडीएम ने तो तहसील परिसर में लोगों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से पीटा था। बिना मास्क दुकानदारों पे सड़क पे बेरहमी से डंडे बरसाए थे। इसी तरह आजमगढ़ में भी पुलिस मास्क न लगाने पे एक सराफा व्यापारी को दुकान से खींचकर मारते हुए कोतवाली ले गई थी, जिससे नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था। इस मुल्क में मास्क न लगाने की सजा ना तो डंडा है और ना ही गोली, लेकिन ये मसला है क्रोध का और अहंकार का। इसलिए ऐसा करने वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में रणदीप और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।